अतिक्रमण पर कार्रवाई आज भी हुई। आज 8 घरों पर कार्रवाई की गई और कल पहले दिन बीते रोज 40 घरों को हटाया गया जो कि अतिक्रमण किए हुए घर बनाए गए थे। लेकिन ये कार्रवाई आगे भी गतिमान रहेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो कार्रवाई हो रही है वो नगर निगम द्वारा चिन्हित किए गए अतिक्रमणों पर हो रही है। लेकिन इसके बाद एमडीडीए और उसके बाद सिंचाई विभाग ने भी अपना एक बड़ा सर्वे किया है जिसमें बड़ी संख्या में घर अतिक्रमण की जद में बने हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई आगे भी गतिमान रहेगी या फिर इसमें कोई बदलाव हो जाएगा। खैर, इस वक्त हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेता हूं मैं। हमारे साथ नवीन पिरसाली जी जुड़ गए हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अमिंद्र बिष्ट जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। अमिंद्र जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, उपाध्यक्ष हैं यूपीएडी के। भट्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। नवीन जी, आज दूसरा दिन कार्रवाई चल रही है। आप लोगों ने पहले भी कहा कि एक स्टेप तो लेना पड़ेगा अतिक्रमण को हटाने के लिए, क्योंकि अतिक्रमण को कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि वैध मानेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई आगे भी बढ़ेगी या फिर सिर्फ गरीबों के आशाने तक ही सिमट कर रह जाएगी। देखिए रवि जी, जहाँ तक कार्रवाई का सवाल है, कार्रवाई सबके लिए एक समान रहेगी। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपकी टीवी चैनलों पर कि 2016 तक के लिए सरकार एक अध्यादेश लाई थी और आज भी सरकार उस पर कायम है। लेकिन 2016 के बाद भी लगातार अतिक्रमण चलता रहा और आज हालत ये होगी कि अब नदियाँ बिल्कुल समाप्ति के कगार पर हैं। तो कहीं ना कहीं एनजीटी को इस बात का अंदेशा है कि उत्तराखंड की नदियां या पूरे देश की नदियों पर कब्जा, अवैध कब्जा ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने आदेश नोटिस दिए हुए हैं और सरकार की भी चिंता है कि जिस प्रकार से अतिक्रमण बढ़ रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। और ठीक है, पूर्ववर्ती सरकारों में भी ये नहीं कि भी हुआ है, ये पहले अतिक्रमण पहले हुआ है और जहाँ तक हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती में सुधार किसी स्टेप पर तो करना पड़ेगा, किसी मोड़ पर करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि शायद हमारी सरकार ने ये एक स्टेप जो एनजीटी के ऑर्डर थे उस पर एक स्टेप लिया है जो सरकारें अक्सर हिम्मत नहीं कर पाती हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में नदियों पर अतिक्रमण हुआ है, अवैध निर्माण हुआ है, तो उन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई तो बनती है, क्योंकि नहीं तो फिर सारा ही माहौल शहर का खराब होने वाला है। और ये जनता की भी मांग है कि इस प्रकार से अवैध निर्माण यहाँ पर ना हो। तो कुल मिलाकर ये है कि जो 2016 के बाद 525 अभी जो अतिक्रमण जो हुए हैं उनको चिन्हित किया, उन पर कार्रवाई चल रही है। उसके बाद आगे जो स्टेप होगा आपके सामने होगा। अमिंद्र बिष्ट जी, आप अतिक्रमण पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? और सवाल ये है कि आप लोगों ने तो ये भी कहा था कि हम ऐसा ये कार्रवाई नहीं होने देंगे, तो इस वक्त तो कोई नेता इन लोगों के बीच दिखाई नहीं दे रहा या फिर हैं? पहली बात तो रवि भाई, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है इस पे और बराबर अखबारों के माध्यम से और आपके चैनल में और सरकार तक भी इस बात को लेकर के कई बात कांग्रेस क्या सोचती है इस पर बात कर चुकी है। तो दूसरी बात यह है कि इसका अस्थाई समाधान की तरफ कांग्रेस पहले ही बढ़ चुकी थी जब 2016 में हमारी सरकार थी और स्पष्ट था कि कोई किसी भी गरीब को हटाया नहीं जाएगा। जितने भी चिन्हित किए गए उनको उनका स्थायी उनको जो है उनका नियमितीकरण की का जो प्रयास था वो सरकार ने किया। उसके लिए जो है नियम भी बना दिए थे। जी जी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और सरकार आने के बाद से अध्यादेश पर ये सारा मामला चल रहा है। तो आप देखेंगे कि 2 बार अध्यादेश लाने के बाद और जैसा कि अभी नवीन भाई ने कहा कि 2016 के बाद जो कब्जे हुए हैं उन कब्जों पर अब कार्रवाई हो रही है। आप बताइए कि 2016 के बाद मतलब 2017 से इस राज्य में किस पार्टी की सरकार है? और जैसा आपने भी कहा है कि पहले बसाया क्यों था यदि अब उजाड़ रहे हो, तो 2017 से किस पार्टी की सरकार है तो जाहिर सी बात है उन्होंने उनको बसाया होगा। अब आप मुझे बताइए कि जो लोग ये बाहर से आते हैं और जो इनका स्टेटस है, क्या इनमें इतना साहस होता है कि ये देहरादून में आकर के कब्जा कर पाए? निश्चित तौर पर ये बिल्कुल कब्जा नहीं कर पाते। इनके पीछे कौन लोग हैं आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और चूंकि जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो दीपनगर का है और दीपनगर और इस रिस्पना के इर्द गिर्द कौन इस बात के लिए कुख्यात है, सब जानते हैं इस बात को। तो इन्हीं लोगों ने इनको पहले बसाया और अब इनको उजाड़ने की कार्रवाई हो रही है। मुझे इसमें हैरानी नहीं है। हैरानी इसलिए नहीं है कि इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र में सरकार हो चाहे राज्यों में सरकार है, ये बुलडोज़र की सरकार है। ये बुलडोज़र
पर भरोसा करते हैं, ये तोड़ फोड़ पर भरोसा करते हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि यदि इनको आज भी, यदि अभी 2016 के बाद पर जो ये कार्रवाई हो रही है, तो क्या जो 2016 से पहले के जो अतिक्रमण है, जिनके नियमितीकरण को लेकर के बातचीत हो चुकी है, तो उसको लेकर के भी अध्यादेश लाने की उसको क्या आवश्यकता है? मतलब उसको भी आप 8 सालों से क्यों लटका रहे हैं? उस पर भी आपको फैसला ले लेना चाहिए था। तीसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता इसमें कोई दिख नहीं रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता मार खा रहे हैं, वहाँ पर पीटे जा रहे हैं, और आज सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो इससे संबंधित तैर रहे हैं। प्रत्याशी जी जी पार्षद जी थे वहाँ तो पर। बिल्कुल, तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जो जायज़ है, जायज़ से मैं अब फिर कहूँगा कि जायज़ और नाजायज़ क्या है इसमें। अभी आपकी रिपोर्ट में दिख रहा है, जिन लोगों को उखाड़ा जा रहा है वो दिखा रहे हैं कि हम तो 2012 से यहाँ रह रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम तो बहुत सालों से रह रहे हैं, वो अपने बिल भी दिखा रहे हैं, और उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि पहले ठीक से ये देख लिया जाना चाहिए था कि कौन आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने जो चिन्हीकरण किया है जी, उस पर भी सवाल है। सवाल है, बिल्कुल ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपके पास आऊंगा। पहले मैं स्वागत कर लेता हूं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश नौटियाल जी। आप जुड़ गए अपना समय निकालकर, बहुत शुक्रिया है सर जुड़ने के लिए। आपके पास आऊंगा, पहले शांति प्रसाद भट्ट जी से कमेंट ले लूं। देखिए, आज जो बुलडोजर चला है, इस पर आपने डिबेट का टाइटल रखा है, पहले बसाया अब उजाड़ रहे हैं। देखिए, एनजीटी राष्ट्रीय जो हरित प्राधिकरण है, इसका काम है मानव रक्षा के लिए ग्रीनरी बनी रहे, पर्यावरण शुद्ध रहे, सरकारी संपत्तियों पर जो गंगा के किनारे हैं अतिक्रमण ना हो। ऐसे ही करीबन 6-7 से ज़्यादा इनके नियम हैं इस ट्रिब्यूनल के, जिस पर समय समय पर हर राज्यों में ये कार्रवाई के लिए लिखते हैं। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कार्रवाई करी दीपलोक में। अब सवाल खड़ा होता है, जो आपकी फुटेज दिख रही हैं इसमें बिजली के कनेक्शन भी हैं, हर घर जल हर घर नल का नलका भी दिख रहा है। तो बिना किसी राजनीतिक शरण के बिजली का कनेक्शन तो लगा नहीं होगा। और अगर उनके पास पक्के कागज नहीं थे तो किन नेताओं ने उनके बिजली के कनेक्शन लगवाए, पानी के कनेक्शन लगवाए, सड़क बनवाई? आज एनजीटी के नाम से इनका घर उजाड़ दिया, उस नेता के ऊपर कार्रवाई भाजपा क्यों नहीं कर रही जिसने कब्जा कराया? उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है जिसने बिजली पानी के कनेक्शन दिए? एक आम आदमी अपने घर में कनेक्शन लेने के लिए जब इनके पास चक्कर काटता है तो 100 तरीके के ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, बिना पैसे के पानी नहीं लगता। उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, उत्तराखंड का मूल निवासी एक पूर्व दरोगा नरेश बौठियाल, जो अपनी जमीन में बिजली कनेक्शन के लिए 1.5 साल तक लड़ता रहा, एमडी से लेके मुख्यमंत्री, विभागीय कैबिनेट मंत्री से लेकर हर जगह पर वो गया, मगर उसे कनेक्शन नहीं मिला। जब कोर्ट के निर्देश मिले तब जाकर उस पर कार्रवाई हुई। कहने का मतलब है, जब इतनी शक्ति ये विभाग दिखाते हैं बिजली के बिल देने में, आज यहाँ बिजली पानी कनेक्शन देने वाले अधिकारियों को जेल क्यों नहीं भेजा गया? मैं पिछले 4 दिन से लगातार अखबार देख रहा हूँ, ना तो किसी पार्षद पे, और जिसने वो जमीन बेची, अभी एक आप ही फुटेज दिखा रहे हो कि एक महिला कह रही 6 लाख में मैंने खरीदा है। तो जिसने 6 लाख में खरीदा है और जिसकी जेब में 6 लाख गया, क्या है उत्तराखंड की एसटीएफ, उत्तराखंड की पुलिस को नहीं दिख रहा है कौन ये अवैध उसमें संलिप्त है? कौन निर्माण करके कौन है वो संजय गुप्ता जो अवैध जगहों पर इस तरीके की गुंडागर्दियां करके लोगों को बसा रहा है, उत्तराखंड की आबो हवा को खराब कर रहा है? अब आ जाइए मानवीय पहलू पर। एनजीटी ने तो ये भी कहा हुआ है कि जो हॉस्पिटल है, इनका जो वेस्ट है वो कहाँ जा रहा है, उसको ढंग से जलाया भी जा रहा है। एनजीटी तो ये भी कह रही है कि रिस्पना के बिल्कुल छाती पर एक 5 स्टार बन रहा है ना होटल सा, क्या उस पर कार्रवाई हुई? एनजीटी तो ये भी कह रहा है कि ऋषिकेश की रंबा नदी पर जो इनके मोगा राज्य मंत्री हैं, उसने सरकारी संपत्ति पर कब्जा करा, एनजीटी ने तो सील किया है, क्या उस पर कार्रवाई हुई? उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? कहने का फिर बात वही आती है, गरीब की मार सिर्फ हाय तक सीमित रह जाती है।
ठीक। इस समय पर देहरादून के अंदर 42 डिग्री टेम्परेचर है। सवाल इन्होंने अवैध कब्जा किया वो हटाना है, एनजीटी कानून है, ये बिल्कुल सही बात है। क्या मानवीय पहलू इन सरकारों का कहां मर गया? उससे पहले इनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था कर देते। वैसे तो सर्दियों में बड़े अलाव जलाते हो, 10-10 15-15 करोड़ के घोटाले कर देते हो, कंबल बांटते हुए दिखते हो, राशन बांटते हुए दिखते हो। एक व्यवस्था भी होनी चाहिए। नहीं, ऐसी स्थिति में इनका घर बुलडोजर चलता ठीक है, आप इनके लिए रैन बसेरे की टेम्परेरी व्यवस्था कर देते कि आप फिलहाल यहाँ रहिए, आपके लिए टेम्परेरी व्यवस्था है, आपको कहीं अन्यत्र बसाया जाएगा। और जिन्होंने ये कब्जे कराए, जब तक उन नेताओं के ऊपर, उन विभागों के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती जिन्होंने बिजली, पानी, सड़क दी है, तब तक ये एक तरफा कार्रवाई है। एनजीटी के नाम पर गुंडागर्दी है, मानवीय मूल्यों की हत्या है। ये सत्ता नहीं, ये केवल और केवल बुलडोजर चलाकर धमकी देने वाली पार्टी है। और वाकई एनजीटी का आपको दर्द है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूरी कार्रवाई कीजिए। मैं नहीं, यमकेश्वर ब्लॉक के घट्टू घाट में एमजे रेजिडेंसी, नाम लेके बोल रहा हूं, सरकारी संपत्ति पर है, और इस तरीके के तमाम रिसोर्ट बने हुए हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई भी आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है ये मानवीय मूल्यों की हत्या है। लोकतंत्र में जनता को बसाकर उजाड़ना ये बताता है कि ये केवल और केवल पैसों के दम पर सत्ताएं चलाने वाले हैं, और इनके ऊपर कार्रवाई यदि नहीं हुई जिन्होंने इनको बसाया तो ये अधूरी कार्रवाई कहलाई जाएगी। अवधेश नौटियाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से, बारीकी से वो समझते भी हैं कि देहरादून में किस तरीके से अतिक्रमण हुआ, कराने वाले कौन थे। अवधेश जी, अब जो कार्रवाई शुरू हो गई, 2 दिन में हमने देखा कि करीब 48 घर जो हैं तोड़ दिए गए हैं। अतिक्रमण को कभी वैध नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये कार्रवाई कहीं गरीबों के आशियाने तक ही सिमट कर न रह जाए, सवाल ही बड़ा बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल रफी, आपने सही कहा कि इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि अतिक्रमण पे हमेशा जो है 2 तरह की बातें देखने को मिलती हैं। अगर हम देखें तो जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो तमाम एक आशियाने का सपना देखता है और किसी न किसी प्रकार से वो कुछ ऐसे लोगों के जाल में फंस जाता है कि जो लोग उसको गुमराह करते हैं और सरकारी जमीनों को उसको बेच देते हैं। और दूसरी तरफ एक वो माफिया भी है जो बड़ी-बड़ी जमीनें कब्जाता है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उसके खिलाफ कार्रवाई में के आगे जो शासन प्रशासन है वो बौना नजर आता है। अभी यूकेडी नेता शांति प्रसाद सड़जी ने बिल्कुल सही बात की कि रिस्पना नदी पर एक बड़ा होटल जो है 5 स्टार होटल एक बन रहा है, या एक शॉपिंग मॉल बन रहा है, जो अभी लगातार तो जो ये बड़ी-बड़ी चीजें जो बन जाती हैं बड़े लोगों की, इनके खिलाफ शासन प्रशासन क्यों नहीं देखता? देखिए, बात ये नहीं है, बात एनजीटी का भी बोलना बिल्कुल सही है, क्योंकि मानवीय अगर देखेंगे तो जो रिस्पना नदी है उसका काफी तीव्र बहाव देखने को मिला है। पिछले कुछ सालों में जब भी हमने देखा कि जब भारी बारिश या तमाम चीजें आती है तो बिल्कुल जो उसके आसपास जो इंसान रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी शासन प्रशासन की है। लेकिन अगर जिन लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके अपने आशियाने बसा दिया, आप उनके आशियाने उजाड़ देंगे तो वो जाएंगे कहाँ? आखिर बहुत सारी चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। देखिए, जब कोई भी बस्ती बसती है तो ये नहीं है कि उस बस्ती के बसने के पीछे वहाँ के जो स्थानीय अगर हम पार्षद बोलें, स्थानीय पार्षद की भूमिका, स्थानीय पुलिस की भूमिका, ये तमाम चीजों की भूमिका कहीं न कहीं रहती है, क्योंकि ये आपका जो शासन तंत्र था वो कैसे फेल हो गया, उसे कैसे नहीं मालूम पड़ा कि यहाँ बड़ी संख्या में इतने लोग जो है यहाँ पर बस रहे हैं। तो उन पर कार्रवाई उसी समय जो है उन पर रोक होनी चाहिए। देखिए, अब अगर देहरादून को देखेंगे तो देहरादून में कहीं न कहीं जो ये अवैध बस्तियों का बकड़ जाल है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चाहे वो प्रेमनगर का इलाका हो, चाहे वो राजपुर जाखंड का इलाका हो, चाहे वो रेस कोर्स के अंदर नीचे जो मलिन बस्ती का वो इलाका हो, चाहे वो रिस्पना पुल के जो अगल-बगल का इलाका हो, तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, हम एनजीटी की कार्रवाई को तो आधार बना सकते हैं, लेकिन हमें इस ओर एक व्यापक ठोस पहल करने की आवश्यकता है कि ये बस्तियां जो ये बस रही हैं, ये किस तरह से रोक, क्योंकि कहीं न कहीं अगर इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो जो एक डेमोग्राफिक चेंज उत्तराखंड में हो रहा है, एक ये आगे जाके बहुत बड़ा जो विस्फोट होगा। अब शासन प्रशासन को चेतना होगा, एक व्यापक अभियान चलाना होगा। सबसे पहले तो वेरिफिकेशन अभियान चलाना होगा कि जो ये मलिन बस्तियां बसी हैं तमाम, इन बस्तियों में लोग आखिर कहाँ के लोग रह रहे हैं, वो लोग यहाँ कैसे आए और किसने उनको करा। केवल लोगों के मकान तोड़ने तक बात सीमित ना हो, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन माफियाओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने उनको पैसे लेकर यहाँ पर बसाया। क्योंकि ये जिस तरह से बसाया जा रहा है और उसके बाद जब कार्रवाई होती है तो वो कार्रवाई केवल इन लोगों तक सीमित रह जाती है।
जिन लोगों ने बताया, पैसे लिया, वो लोग बच जाते हैं। तो मेरा यही आग्रह है शासन प्रशासन के से भी उन लोगों को भी ढूंढ कर लाया जाए और उन लोगों पर भी कार्रवाई हो जो एनजीटी एक्ट में कार्रवाई हो या शासन प्रशासन सरकारी जमीनें घेरने की उसमें कार्रवाई करे। जब तक आप 2-4 लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये व्यवस्था सुधरेगी नहीं। ठीक आप बात। भले ही 50, 500 मकान तोड़ देंगे, आप देखेंगे कि 1 साल बाद फिर ये मकान बस जाएंगे। जैसी कोई चुनाव नजदीक आएगा, नगर निगम चुनाव नजदीक आएगा, विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा, फिर ये मकान बस जाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए ये एक सियासी पहलू भी हमें देखना पड़ेगा। अगर हमें कार्रवाई करनी है तो हमें ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो नजीर बने। आपने ठीक कहा उदय जी कि एक कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि नज़ीर बने और आगे के लिए एक बड़ी योजना बन जाए ताकि इस तरीके का अतिक्रमण ना हो। नवीन पिरसाली जी, सवाल यही है कि लगातार सवाल यही उठ रहा है कि अब यहाँ से तो ठीक है कार्रवाई हो गई, इससे पहले भी तो कार्रवाई हुई है, एक तो दोबारा वहीं पर अतिक्रमण हो जाता है, दूसरा जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो सच है कि यहाँ पर जिन लोगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण किया और उसके बाद गरीबों को 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख में एक घर बेच दिए, लेकिन वहाँ तक तो जाना पड़ेगा, उस जड़ तक। बिल्कुल रवि जी, आप सही कह रहे हैं कि जड़ तक पहुंचना जरूरी है और इस जड़ तक पहुंचने की कार्रवाई हो रही है। 2013 में यहाँ पर आपदा आती है और भीषण तबाही मचती है, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कोई भी सबक नहीं लिया। और अगर पूरा देखा जाए तो कांग्रेस के कल्चर में रहा इस प्रकार का अवैध निर्माण करके लोगों को बसाना, जबकि वहाँ पर रोक लगनी चाहिए थी। आज सभी लोग, मैं नौटियाल जी की बात से सहमत हूँ। नौटियाल जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो नज़ीर बने, और ये कार्रवाई ऐसी होगी जो नज़ीर बनेगी उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के शहरों पर। जिस हिसाब से अभी उन्होंने बात की कि डेमोग्राफी को खतरा है, अब बहुत सारी चीज़ों को खतरा है, तो उन खतरों को भांपते रुक तो हुए नहीं जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगी। बस्तियों पर ही तो नहीं रुक जाएगी। नहीं, बस्ती पर नहीं रुकेगी, मैं यही बोल रहा हूँ। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, जहां पर लोग भी सरकार की आंख नाक कान बने, और जहां पर हो रहा है गड़बड़ी, जहां हो रही है उसको सरकार तक पहुंचाएं, प्रशासन तक पहुंचाएं, और हम सबको इस अभियान में शामिल होना पड़ेगा। ये कोई एक सरकार का सवाल नहीं है, पुलिस प्रशासन का सवाल नहीं है। इसमें अगर हम चाहते हैं हमारा शहर बहुत अच्छा हो, हमारा प्रदेश बहुत अच्छा हो, तो हर एक नागरिक को विजिलेंट रहना पड़ेगा, हर एक नागरिक को सूचना तंत्र का हिस्सा बनना पड़ेगा, तब जाके इस बड़ी उसमें बदलाव आएगा। और ये रोकना ही पड़ेगा, इसको रोके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर विकास की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं 2025 तक उत्तराखंड अग्रणी राज्य बने, अगर हम कहते हैं उत्तराखंड में विकास हो, सभी के लिए व्यवस्थाएं हो, तो यहाँ पर जरूरी है कि हम इसको कहीं न कहीं विराम लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार से उत्तराखंड एक बहुत आज से पहले की सरकारों में बहुत एक सेफ प्लेस बना हुआ था, उसको हमें उस मिथक को तोड़ना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि उत्तराखंड जिस हिसाब से है वहाँ पर अब ये नहीं चलेगा कि आप कहीं पे जाए, नदी में आप अवैध निर्माण कर लें, आप खालों में कर लें, आप जंगलों में कर लें, आप कहीं पर कर लें, तो ऐसा निर्माण यहाँ पर नहीं चलेगा। इसलिए सरकार बहुत सीरियस है इस बात को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबका सत्यापन होगा, सत्यापन अभियान चलेगा। अभी नौटियाल जी भी बात कर रहे हैं सत्यापन भी होना चाहिए, तो सारी कार्रवाई होगी। और 5 स्टार होटल भी नहीं बचेंगे, और अवैध निर्माण के लिए अगर नदी के में झोपड़ी होगी तो उस पर भी वही कार्रवाई होगी, 5 स्टार पर भी वही कार्रवाई होगी, जहां जहां अवैध निर्माण मिलेगा। लेकिन उसका स्टेप है, ये अभी चल रहा है और ये चलता ही रहेगा निरंतर तब जब तक यहाँ पर अवैध निर्माण का सिलसिला नहीं रुकता है। सरकार इसके लिए बहुत चिंतित है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज ना हो, उत्तराखंड में विकास हो, तो इसलिए बहुत जरूरी है पूर्ववर्ती सरकारों की जो भी गलतियां रही है, और मैं समझता हूं कि इस सरकार में वो सारी गलतियां सुधारने का मादा भी है, और सरकार के विजनरी जो मुख्यमंत्री है, मुखिया है, उनमें इतनी सामर्थ्य है कि वो इस चीज़ को रोक सकते हैं। और इसलिए पूरे उत्तराखंड की जनता आज मुख्यमंत्री जी के साथ है। जनता में कहीं बहुत जगह से फीडबैक लेने का होता है, और पार्टी भी लेती है, सरकार भी लेती है, तो सभी ने इस कार्रवाई को सही ठहराया है। चाहे पूरे उत्तराखंड में सर्वे किया गया है, कोई सरकार कोई कार्रवाई को ऐसे ही नहीं कर देती कि कहीं पर अंजाम दे दिया, उससे पहले आगे पीछे बहुत सोचती है। लेकिन 2016 तक का जहां तक अध्यादेश है, तो सरकार के पास प्लान है कि हम कैसे उसको बसाएंगे, कैसे ग्रीन कॉरिडोर निकाला जाएगा, कैसे हम बस्तियों को खाली करके वहाँ मल्टी स्टोरी उनके लिए फ्लैट्स बनाए जाएंगे, और कितना पैसा वो देंगे, कितना पैसा सरकार देगी, इस पर सब चर्चाएं चल रही है। इसलिए उन पर कार्रवाई को रोका गया है। और जैसे ही सारा मॉडल खाका तैयार होगा, तो उसके बाद आप देखेंगे कि नदियों के दोनों तरफ ग्रीन कॉरिडोर होंगे, और नदियों से हटकर सारी बस्तियां जब साफ की जाएंगी तो उस बस्तियों के ऊपर ही बिल्डिंगें बनाई जाएंगी, मल्टी स्टोरेज बनाई गई, जहां पर उन लोगों को ठहराया जाएगा। तो ये व्यवस्था सरकार की है, सरकार के माइंड में है, सरकार उस विजन को लेकर चल रही है। लेकिन राजनीति अगर करने पर आएंगे तो इसमें लंबी राजनीति होगी। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या देहरादून शहर की सुंदरता को बनाए रखना है, नहीं रखना है, क्या उत्तराखंड के पर्यावरण को बनाए रखना है, नहीं रखना है, क्या केदारनाथ आपदा से हमें सबक सीखना है या नहीं सीखना है। अगर यही लोग कभी भगवान ना करे बादल फट जाए और बह जाएंगे, तो किसका जिम्मेदार होगा? ठीक है, कौन जिम्मेदार होगा? अमिंदर क्या जी, मैं एक सवाल और छोड़ के जा रहा हूं यहाँ पर रवि जी,
इन सभी प्रवक्ताओं के लिए कि क्या अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी क्या चाहिए। नदी में अवैध निर्माण होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अवैध अतिक्रमण को तो कभी वैध ठहराया नहीं जा सकता सर, लेकिन सवाल तो कुछ और उठ रहे हैं ना कि ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मैंने आपने कहा कि ठीक है बढ़ेगी, कोई नहीं छूटेगा। अमरिंदर जी, भाजपा ने कहा कि हमारा पूरा प्लान है किस तरीके से इन तमाम लोगों को करना है और स्टेप भी हम ही उठा सकते हैं और हमने उठा लिया है। अब कोई नहीं बचे। रवि जी, अब तक हम 5,000 एकड़ लैंड खाली करवा चुके हैं। ये पहली कार्रवाई नहीं है, बहुत सारी कार्रवाई उत्तराखंड में हुई है। 5,000 लैंड जो है 5,000 एकड़ की लैंड खाली करा चुकी है सरकार। ठीक है बहुत छोटी कार्रवाई अमरिंदर है। जी, इस बात पर विश्वास है कि अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी, आप साथ हैं फिर इस मामले में कि ठीक है भाई जिसने अतिक्रमण किया उसको हटाइए? मुझे पूरा भरोसा है कि अगले महीने की ठीक जब 1 महीना इस कार्रवाई को होगा तो हम अगले महीने जून के महीने में देखेंगे कि रिस्पना के किनारे जो अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर जो होटल बना है वो हमें टूटा हुआ मिलेगा, उस पर जीसीबी लगा हुआ मिलेगा। ऐसा भरोसा जो है अभी नवीन जी ने दिलाया कि उनकी सरकार उसको तोड़ेगी। मैंने ये भी कहा कि नहीं, आपको कार्रवाई आपने- करनी चाहिए, आपने आपको कंप्लेंट भी स्पष्ट- करनी आपने चाहिए, स्पष्ट आपको उस पर- सरकार का सहयोग भी करना आपने चाहिए। मैं ये स्पष्ट भी कह कह रहा दिया हूं। ना, मैंने आपने कहा कि कह दिया उत्तराखंड के कि एक गरीब नागरिक को गरीब विजिलेंट और रहना पड़ेगा, मतलब सूचना तंत्र आपने का ये हिस्सा कह रहना दिया कि पड़ेगा। रसूखदारों तब जाके को होगा। नहीं आप बख्शा सोचिए, जाएगा। खाली ये मुख्यमंत्री कहा- का ये समान कहा- कार्रवाई हाँ, होगी, समान यही तो कार्रवाई, कहा। ये कहा। समान कार्रवाई में यदि ये दीपनगर की झुग्गी है तो रिस्पना नदी के किनारे खड़ा वो कई है सर, वो कई 3 है। सितारा जितने भी होटल है वो भी बिल्कुल, आएंगे। कई हैं। होगा। तो प्रदेश में मुझे तो कई हैं। उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की जो कथित धाकड़ सरकार है वो अगले जून तक हम पाएंगे यहाँ पर, और उस दिन आप भी डिबेट करेंगे कि वो होटल और उस तरीके के जो बड़े भव्य भवन बने वो हटा दिए जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, उन पर भी कार्रवाई होगी। अभी आपने देखा, आप ही ने दिखाया कि भाई वहाँ पर जिन लोगों को बसाया गया है उन लोगों से 6-6 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए लिए गए। वो तो आपके कैमरे पर इस बात को कह रहे हैं। हाँ। तो ये सच भी है सर, इसमें कोई नहीं, दो राय नहीं है। ये सही है। वहाँ कौन है पर वो? लोगों ने घर बनाए, बेच दिए। दरअसल ये लोग जो वहाँ बसाए गए हैं ये किसके द्वारा बसाए गए हैं? जिन पर आज कार्रवाई हो रही है स्पष्ट है कि 2017 से लेकर के 24 के बीच में बसाए गए हैं। यही तो है ना? ये बात तो तो ठीक है, अगर ये ये बात तो दो ठीक है, लेकिन उससे अगर किस- आप ही किस- लोग किसकी कह रहे हैं सरकार कि में उससे ये- पहले घर बना दिए थे तो तब तो आप भी थे। नहीं, मैं उस पर भी आता हूँ। पहले तो उस पर सारा ही पहले जो हुआ। आज उखाड़े जा अगर रहे हैं बेच उस पर दिए बना बात के नहीं तब कर तो रहा। आप हमने तो हमारे तो नहीं, मैं 525 कह रहा हूं, है, मैं चिन्हित उसी हैं। पर कह रहा हूं। देखिए रवि जी, हमारे 525 है, चिन्हित हैं। ठीक है, ठीक है। इनके 50,000 हैं। ठीक है अमरिंदर जी। नहीं, हमारे 2016 से पहले हाँ जी 50,000 यहाँ पर घर होंगे। ये तो 525 चिन्हित के 2016 से अब तक के। बिल्कुल उससे चिन्हित पहले है। कितने आप बताइए? बिल्कुल चिन्हित हैं। तो और आप बताइए ना कितने उसमें हजार हैं? मैं आपको बताऊं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो विधानसभा है उत्तराखंड की, जो यहाँ का जो शिक्षा माफ कीजिएगा स्वास्थ्य महानिदेशालय है, वो भी उसी नदी में बने हुए हैं। क्या उनको भी हटाया जाएगा? सर मैं तो ये कहता क्या हूँ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? ये विधानसभा की बार बार मैं बात ये आती कह है। रहा हूं, विधानसभा ठीक है, सरकार वो एक तो निर्णय ले चुकी पब्लिक है। प्रॉपर्टी है ना, उसमें तो बाद में कार्रवाई की। रवि भाई, सरकार एक निर्णय ले चुकी नदी है। हो या नदी का कोई किनारा, सरकार public property है। कोई सरकार एक निर्णय ले चुकी है। सरकार ये निर्णय ले चुकी है कि जो पुराने बसे हुए हैं उनको नियमित किया जाएगा। जब वो निर्णय लिया जा चुका है, नई सरकार ने उस निर्णय को कोई खत्म तो किया नहीं है, तो पुरानी सरकार भी उस निर्णय से सहमत है। पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि जो एनजीटी ने जो 500 जिनको लेकर के अध्यादेश लाई है सरकार, तो यदि उसमें स्थायी समाधान ढूंढना है तो फिर 8 साल से अध्यादेश पर अध्यादेश क्यों ला रहे हैं? उनको क्यों नहीं लागू कर रहे? अब चैनल पर ये कह देने से कि वहां पर हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाएगी रिस्पना के तटों पर, वहां पर जो है कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ये होगा वो होगा, तो ये तो चैनल में बोलने के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या उत्तराखंड की सरकार ने कोई ऐसा प्लान आज इनके पास है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सरकार नहीं बना नहीं, रही कोई उस है पर काम कर भाई। रही है। आप सरकार इसी पर काम कर रही है। ऋषिपर्णा को लेकर के स्मार्ट सिटी के अंदर जो काम कर रहे थे, अब तो उसमें आपको पैसा मिलना भी बंद हो रहा है, क्योंकि आप पुरानी जो वो नहीं दे पाए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, तो वो पैसा भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उस काम को कहां से कर रहे हैं? तो ये केवल चैनल पर बोलने की बात है कि हम रिस्पना के तटों पर उसका सौंदर्यकरण कर रहे हैं, उसको बहुत सुंदर बना रहे हैं। तो यदि वास्तव में मंशा होती तो अब तक ये अतिक्रमण आप हटा करके और इनको कहीं और व्यवस्थित, जो भी आपकी सरकार की चिंता में होते, आप उसको करते। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि अभी भी ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नगर निगम के चुनाव निपट जाए, तब तक जो है एक बार फिर इसको जो है ये अक्टूबर तक इसको लटकाएंगे, जो पुराना मामला है
उसको लटकाएंगे और उसके बाद फिर उन पर कार्रवाई करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के राज में जो भी कार्रवाई होती है वो चुनाव को देख करके ये कार्रवाई करते हैं। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी। जी देखिए रवि जी, मैं फिर वही कहूँगा कि जब तक अधिकारी जेल नहीं जाएंगे ये कब्जेदारी ये काबू नहीं आएंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये जो पुस्ता बना है ये किसने बनाया? नगर निगम ने? सिंचाई विभाग ने? किसने बनाया? पीडब्ल्यूडी ने? अगर पुस्ता सरकारी पैसे का बना है तो उस अधिकारी पर कराने वाली कार्यदायी संस्था या जिसने पार्षद ने कराया मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ? क्यों नदी पर पुस्ता बना? ये सवाल कौन पूछेगा? मतलब गरीब का घर उजाड़ दो। अब आ जाइए जमीनी हकीकत पर। मुख्यमंत्री गढ़ी कैंट की तरफ से रोज निकलते हैं। सालावाला है, सालावाला में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है, सब जानते हैं किस नेता के वहां पर दुकानें हैं, वहीं के हैं विधायक भी। क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता? पीडब्ल्यूडी की जमीन पे, सिंचाई विभाग की जमीन पे, विजयनगर कॉलोनी के नीचे पूरी अवैध बस्ती बसी है। मुख्यमंत्री जी को नहीं पता? सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि अगर यहां चल रहा है बुलडोजर तो फिर मधुबन होटल में क्यों नहीं? उसका तो पिछले वाला हिस्सा पूरा नदी पे है। जसवंत मॉडर्न स्कूल से लेकर पूरा घंटाघर तक अगर आप सिंचाई विभाग की जमीन देखोगे तो सारा 104 साल पुराना नक्शा उठा के देख लीजिए, सारी जो है सरकारी जमीन पे बनी हुई है दुकानें। ये तो कह रहे हैं कहने कि का आप मतलब है आगे कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए धीरे-धीरे करेंगे, आज से सवाल शुरुआत रवि की। जी ये नहीं है, सवाल ये ये है विश्वास है आपको अगर कि जो कह रहे हैं? मैं कह रहा इनकी राजनीतिक हैसियत नहीं है। ये पहले रिस्पना वाला ही तोड़ के दिखा दें और वो साला वाला बिल्डिंग तोड़ के दिखा दें और जिसने वो कब्जे करवाए उस नेता के ऊपर कार्रवाई करके दिखा दें। गरीब का घर तो कोई भी उजाड़ दे, ये तो बेचारे बने ही मरने के लिए हैं। इनके आंसू ये बताते हैं कि भारत में लोकतंत्र में है और लोकतंत्र में गरीब केवल वोट के लिए है, और जिन्होंने पैसे लेकर वो जमीन कब्जा करवाई उस पर कार्रवाई नहीं होगी। जिन्होंने बिजली के पानी के कनेक्शन दिए, पुस्ते लगाए, उन पे कार्रवाई नहीं होगी। मगर गरीब का घर उजाड़ कर ये बड़े चौड़े जो हो रहे हैं। हमारा सवाल है कि जिन नेताओं ने, मैं तो सालावाला का बता रहा हूं बिल्डिंग, वो तो नाले पे बना हुआ है, अगर वहां रगड़ आ गया और वहां मर गए तो विजय कॉलोनी के बगल में जो पुलिया है, पुलिया में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा कर रखा है, उस पर कार्रवाई कब करोगे? ये जो उत्तराखंड के अंदर सरकारी संपत्तियों में पैसा ले लेकर जो कब्जे करवाए गए हैं उसमें दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं की संलिप्तता है। यही कारण है कि जो आज दर्द उत्तराखंड में हो रहा है कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर कब्जा बाहर का हो गया, यहाँ मूल निवासी अल्पसंख्यक हो गया। यह पहला राज्य है जहां पहाड़ में पहाड़ी कम हो गए और देहरादून के अंदर जिन्होंने आसियाने बनाए उनके बच्चे दिल्ली मुंबई चले गए और उनके घरों पे कब्जे हो रहे हैं, पहले किराएदार उसके बाद कब्जा। यह स्थिति उत्तराखंड में है और जनसंख्या विस्फोट यहाँ पर 1,35,00,000 का हो गया। अब जो ये राजनीतिक ढोंग कर रही है सरकार के, ना यहाँ पर तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, हमें बहुत डर है। भाई अगर वाकई धामी जी आप धाकड़ हैं, युवा हैं, प्रतिभावान हैं, स्मार्ट हैं, तो तमाम उन लोगों पे मुकदमे दर्ज करो, चाहे वो सिंचाई विभाग का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, ठीक है, नगर निगम का हो, जिन्होंने कब्जे कराए उन पे मुकदमे दर्ज करा जाए, ताकि एक संदेश जाए कि सरकार की संपत्ति पे कब्जा कराने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है। अगर ऐसे करोगे तब ये घटनाएं रुकेंगी, वरना मैं फिर बता रहा हूं, फिर वो चाहे मधुबन बने, वो उसमें फिर चाहे वो आपका सालावाला में कब्जा हो, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे सबका काम हो रहा है और गरीब का घर उजाड़ रहे हैं। लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। और उजाड़ने से पहले जब आप रात को जरा सी ठंड में कंबल बांटने का ढोंग करते हो तो इस 42 डिग्री टेम्परेचर में वो गरीब महिला सड़क पर लेटी है और जिस तरीके से लोकतंत्र में महिला का अपमान और जलील वो गरीब हुई है, उस पर भी सरकार की संवेदनाएं दिखती हैं। अरे उजाड़ने से पहले कहीं उनका रहने की व्यवस्था कर देते। आज रात वो कहां रह रहे होंगे? इतने 50,000 अवैध कब्जे हैं। केदारनाथ घटना में 25,000 आदमी प्रभावित हुए थे और इसमें कम से कम 2 से 2.5 लाख आदमी है। अगर 2 से 2.5 लाख आदमियों का घर उजाड़ दोगे तो देहरादून में कहां बसाओगे उनको? गाल मुंह, जब मुंह का क्या, कुछ भी बोल दो, हम आलीशान बना के देंगे। आपकी कार्यप्रणाली तो दिख रही है गरीब के घर पे बुलडोजर चलाकर। बसने से पहले बसाने की
बात करने वाली ये भाजपा ये बताए कि आखिर ये गर्मी में उजाड़ने के बाद उनको कहां रात में आपने व्यवस्था करी, आपकी मानवता कहां है रात में, वो लोग कहां खाना बना के रह रहे हैं, वो लोग रात में कहां रह रहे हैं, ये सरकार बताए। कि क्या अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी मैं चाहिए? कह रहा हूं आपका भाषण बहुत लंबा हो गया। आपके विधायकों पे कार्रवाई होनी चाहिए, कब्जा कराने वाले आप, अवैध निर्माण पर अवैध कब्जा कराने वाले आप, आपका विधायक कब्जा कराता है, आपकी पार्टी कब्जा कराती है, आप राजनीतिक बेईमानी करते हैं उसमें। आप ये बताइए किसने बसाया, कौन लोग हैं वो जिन्होंने बसाया, कौन लोग हैं वो उत्तराखंड में मुझे कार्रवाई बताइए, होनी वो चाहिए कौन नहीं लोग होनी हैं चाहिए? जिन्होंने दोगलापन बसाया, मत दिखाइए। कौन लोग हैं वो जिन्होंने दोगलापन बसाया, नहीं, सिंगल बात किसने बोलिए। बसाया आपने? एक आपके सांसद विधायक yes or लोग no? संलिप्त हैं। Yes आप- or no? मैं कह रहा अवैध हूं निर्माण पर कार्रवाई मैं होनी ये चाहिए कह नहीं रहा होनी हूं, चाहिए? अवैध किसने अवैध बसाया? निर्माण पर कार्रवाई होनी अवैध चाहिए नहीं होनी किसने चाहिए? बसाया उस पर उस पर भी कार्रवाई कब होगी, करोगे? उस पर भी जिसने कार्रवाई अवैध होगी। बसाया उस अगर पर वो कार्रवाई अवैध कब निर्माण करोगे? वाले से ठीक है, जिसके ये ठीक है। हर पैसे लिए घर हैं, वो ठीक है, हर कंप्लेंट घर जल करेंगे तो उस योजना पर भी के कार्रवाई तहत होगी। वहाँ पर वो लेकिन नल मैं आपसे किसने पूछा लगाया? था विपक्ष से, सभी बिजली विपक्ष का से कनेक्शन कि किसने अवैध दिया? निर्माण पर कार्रवाई वो होनी चाहिए उसका नहीं होनी किसने चाहिए? लगाया? होनी चाहिए अच्छा, नहीं वर्दी होनी चाहिए? बताइए। उसका लगाया उस ठीक पर है। कार्रवाई लंबे कब भाषण होगी? लच्छेदार बातें कुछ नहीं जिसने होती हैं। बिजली का ठीक है, आप उनका आगे कहना वाले ये बात है, बताइए। यूकेडी का कहना ये है, कार्रवाई ठीक है, होनी नवीन चाहिए, प्रसाद जी। होनी चाहिए। कब होगी? नवीन प्रसाद जी। ये बताइए ठीक है, ठीक जिसने है। बिजली पानी का हाँ, ठीक है। कनेक्शन दिया उस पर कार्रवाई कब होगी? बताइए जिसने प्रसाद जी। कब्जा बिजली कराया पानी उस का पर सुन लीजिए, है कि कार्रवाई आप सुन लीजिए, यहाँ सुन जा रहा है, अगर रास्ते में भी है सुन तो लीजिए। उसको पानी देना पड़ेगा। उस पे हमें कार्रवाई बिजली कब है उसको होगी? बिजली देना पड़ेगा। वो उसका गरीब मूल का रूप घर अधिकार उजाड़ है। के नेतागिरी करते लेकिन हो। अवैध निर्माण नहीं जिसने हो सकता है। अवैध कब्जे अवैध करवाए हैं, निर्माण उस नहीं पे हो सकता। कार्रवाई शांति कब प्रसाद होगी? भाटी, ठीक है। मेरे ठीक है, सवाल मैं का अवधेश जवाब चौटाला जी पे दीजिए। जा रहा हूं। आप आप अवैध ये निर्माण पर बताइए, कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी जिसने चाहिए? अवैध एक कब्जे सवाल का जवाब कराए, दीजिए वो ये बस। कह रहे हैं उस पे कि कार्रवाई मैं कब नहीं होगी? सुनता कुछ भी, आप एक सवाल का जवाब जिसने दीजिए। अवैध उस पर भी होगा। अरे वर्दी भाई, बता उस पर भी दीजिए। होगा। अवैध आपके मुंह में अवैध तो दही ठीक, क्यों जम रही है? अब क्यों उस पर नहीं भी बोल रहे होगा। हो? अवैध है ना। जिसने उस पर अवैध भी होगा। कब्जे कराए उस पे बिल्कुल कार्रवाई होगी। कब होगी? बिल्कुल होगी। जिसने बिजली का बिल बिल्कुल दिया, होगी। बिजली का कनेक्शन कार्रवाई लगाया, होगी। जिसने पानी का जिसने कनेक्शन अवैध लगाया, तरीके उस से पे कार्रवाई काम कब किया होगी? है, ठीक है, मैं अवधेश उन चौटाला सब जी पे जा रहा हूं। कार्रवाई होगी। ठीक है सर, ठीक ये है। बताइए, ठीक है, आगे ये बढ़ते हैं। बताइए, की शांति स्थिति प्रसाद बर्बाद जी, कर दी आगे आप लोगों बढ़ते ने। हैं। निर्माण एक-एक का करके संपत्तियां ऐसे में- बेच के उत्तराखंड ऐसे को में कोई बात बर्बाद कर दिया। स्पष्ट हमारे नहीं यहाँ है। काबिल आदमी कार्रवाई के बारे में बताइए बस। हमारे बिल्डर खैर आत्महत्या बेचारे कर रहे सही हैं। होगा। और आप लोग अगर ऐसे उत्तराखंड के हित में कोई करते हो। नवीन जी सुन ले लेते हैं ना। आप जैसे विपक्ष राजनीतिक विपक्ष बेईमानों का एक चेहरा नवीन जी है। जवाब सुन ले, मैं आप पूछ रहा जैसे हूं। सारी राजनीतिक नदियां मैं पूछ रहा बेईमानों का ये हूं। नंगा मैं पूछ चेहरा रहा हूं। है। जाएंगे, पिरसाली जी, मैं आपकी पूछ रहा मौत हूं। देख रही है। पिरसाली जी, आपकी मानवता कहाँ पिरसाली चली जी, मैं गई? पूछ रहा हूं ना। आपकी मानवता कहाँ चली गई? भट्ट जी सवाल यह है कि अवैध अतिक्रमण पर जो कार्रवाई हो रही है, आपका दूसरा सुन लिया कि ठीक है, जिन लोगों ने बसाया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध अतिक्रमण पर जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक है या नहीं है? मैं कह रहा हूं अवैध सरकारी संपत्ति पे जिन्होंने कब्जा किया उन पर कार्रवाई बुलडोजर होनी चल चाहिए। रहा है, ठीक है। हाँ। मगर जिन्होंने वो कब्जा करवाया उन पर कार्रवाई कब होगी? अब ये लोग अगर उन पर उनकी शिकायत करिए तभी तो कार्रवाई होगी। अच्छा, बिना शिकायत बताइए, के नहीं आप ये कैसे बताइए, करेंगे? शांति प्रसाद आप बिना भाटी, शिकायत के आप आप- इसमें पुलिस आप सुनिए जो आप, सुनिए कानून के एक- मुताबिक एक- 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 शिकायत एक- करें। हमारे कानून आप के जो मुताबिक है बात कीजिए। अच्छा, भट्ट जी, नवीन जी को सुन लेते हैं। एक- एक करके। दिखा रहा है, एक- एक तो करके। आप मुझे जवाब क्या दीजिए, मुकदमे दर्ज कर रहे हो? मुझे बात जो जवाब देना आपको दीजिए। आपकी ठीक है, हकीकत ऐसा नहीं दिखा रहा है, होगा। केदार गोल मोल हवा में बात करके नहीं तो होगा। आप उन पर मुकदमे दर्ज क्यों गोल क्यों मोल कर रहे हो? हवा में बात कौन करके नहीं शिकायत कर होगा। रहा है ठीक हो आपकी गया, इसमें? ठीक हो गया। भट्ट जी, मैं इसका उत्तर मैं रिएक्शन देना चाहता एक हूँ अपना रिएक्शन ले मैं लीजिए, ये कह रहा हूँ प्लीज, भट्ट जी प्लीज। कि आपने नदी में झोपड़ी डाल दी। आप कह रहे हैं अमरेंद्र बिष्ट जी ने आपको आप कैसे कब्जा होने दिया? सुन आप सुनिए, मैं भट्ट जी, उदाहरण दे कब्जा रहा कैसे हूं। होने मैं दिया? बता रहा हूँ, एक बार दो व्यक्ति यहाँ पर हैं, दो प्रवक्ता हैं विपक्ष के। अमरेंद्र बिष्ट जी, आपने कहा कि जो अमरेंद्र बिष्ट जी से मैंने उनको 6 लाख रुपए दिए, उन्होंने मुझे यहाँ बसा दिया। अगर आपकी कार्रवाई हुई, आपका ट्रांजैक्शन दिखेगा तो अमरेंद्र बिष्ट जी पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आपका मकान वहां पर होता है तो आप कैसे कह सकते बिजली हैं? का बिल नहीं है, आप कैसे कह सकते पानी हैं? का यहाँ पर कनेक्शन नहीं तो है, उसी के नाम पर है ना, उसका उसी पर कैसे कार्रवाई लग होगी। गया? उसका जिसके कैसे लग जिसके गया? नाम पर है उसी के नाम पर कार्रवाई उसका होगी। कैसे लग गया उसमें? मैं कह रहा हूँ उसका कैसे लग गया? जो पकड़ा क्या देख जाएगा रही थी उस पर सरकार? कार्रवाई तो होगी ना। क्या देख रही थी सरकार? किसको उसका होगी? कैसे लग ठीक गया? है, मैं उसमें? अवधेश चौटाला जी पे बता रहे मैं। प्लीज प्लीज यूकेडी पे कार्रवाई अरे करें, भाई, कांग्रेस पर उसका कार्रवाई कैसे करें। लग गया वहाँ प्लीज पर? भट्ट जी, प्लीज यूकेडी पे कार्रवाई करें, नवीन जी कांग्रेस पर प्लीज, कार्रवाई किस पे करें? नवीन जी ठीक है, नवीन जी, राजनीतिक बेईमानी नवीन जी आगे दोनों बढ़ते नेताओं हैं। ने ठीक है, बिजली मैं पानी का आपने कनेक्शन नेताओं ने नहीं बताया? ठीक है, बात आ गई, अरे बात आ आप गई। ही के इसी तो पे नेताओं जवाब के ले साथ रहे जाते हैं, हैं इसी वहाँ पे पर। जवाब ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश नौटियाल जी। आपने सुन लिया दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को। अब सवाल ये आ रहा है कि ठीक है, बिजली का बिल कहाँ से आ गया, पानी का कनेक्शन कैसे मिल गया, वहाँ पर लोगों के लिए सुविधाओं की बात जब हो गई, अब उनको कैसे उजाड़ दिया। अब इस अवैध अतिक्रमण को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन के बाद सर आपका क्या कहना है? देखिए रवि भाई, बिल्कुल अगर आप
देखेंगे तो पिछले
कुछ सालों में अगर उसका हम 13 से 14 किलोमीटर का अगर क्षेत्र रिस्पना पुल की बात करें तो करीब 27 से अधिक मलिन बस्तियां वहां बस चुकी हैं और लगभग 50,000 से अधिक लोग उन बस्तियों में निवास करते हैं। मेरे ख्याल से बड़ी संख्या में अभी लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने वोट भी डाले होंगे, उससे पहले विधानसभा चुनाव में भी इन लोगों ने वोट डाले होंगे। देखिए, सबसे दुखद पहलू ये है कि आपने जब 2016 में सरकार ने 2016 तक के अतिक्रमण को तो वैध मान लिया और 16 से अवैध, मतलब ये अतिक्रमण की परिभाषा भी सरकार स्पष्ट नहीं करती कि आपका वैध किस आधार पे आप कर देते हैं और ठीक किस बात है। आधार अब पे आप अवैध अवैध मानते अतिक्रमण हैं। वैध हो कैसे सकता है? सही बात है। कैसे मैं अतिक्रमण तो अतिक्रमण है ना, मतलब आपका स्टैंड क्या है? आप रवि भाई, आप और मैं प्रेमनगर की तरफ जब रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं जी। तो एक दौरान आपने देखा होगा जब प्रेमनगर का ढाल शुरू होता है तो वो बिल्कुल साफ हो गया था, अतिक्रमण बिल्कुल सड़क चौड़ी हो गई थी। बिल्कुल। अब आप आजकल देख रहे होंगे कि दोबारा से वो टीन के दुकानें फिर बन गई फिर पूरी। बन गई, अब बड़ा विरोध हुआ था कैसे बड़ा उस वक्त विरोध जब हुआ हटा था, रहे थे। पुलिस लगी थी, ठीक तमाम बात। चीजें हुई थी, तो कहाँ यार कैसे, मतलब जब इतना पुलिस बल प्रयोग हुआ, पूरी सड़क चौड़ी कर दी गई, सब कुछ हुआ, तो आखिर कैसे वो दुकानें फिर वैसी बन गई? हाँ। तो मतलब ये बहुत बड़ा फेलियर है। यहाँ तमाम सूचना की इकाइयां हैं, आप मतलब पता नहीं चल पाता कि मतलब इतना बड़ा तंत्र जो है किस तरह से ये काम कर रहा है कि दुकानें जो है लगातार वहां तक बन जाती हैं। 2016 के बाद से जो अतिक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। आपने 16 उसको वैध अवैध के आप खेल खेल रहे हैं केवल अपने वोट बैंक की सियासत के लिए। 100 रुपए के स्टाम्प पे आप सरकारी जमीनों को बेच रहे हैं। ठीक है, हम ये कहकर बच नहीं सकते कि हम ये परियोजना लाएंगे, यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बनेगा और ऐसे बनेगा, उनके लिए मल्टी स्टोरी तमाम चीजें, लेकिन हम बनाए क्यों मल्टी स्टोरी? पहले तो आपने सरकारी जमीन पे कब्जा करवा दिया। ठीक है, मतलब इसमें सभी लोग शामिल है क्योंकि दोनों ही दल, अगर यूकेडी भी भाजपा के साथ सत्ता में रही है, भाजपा यहाँ सत्ता में रही है, कांग्रेस सत्ता में रही है, हम एक दूसरे पर आरोप लगाकर बच नहीं सकते। हम में सभी राजनेता नंगे हैं। देखिए, सपोर्ट तो सभी ने किया ना। अगर हरीश रावत जी ने 2016 तक को वैध माना, नियम निकाला, तो जरूर कोई नीचे से पार्षद नेता, स्थानीय नेता वहां गए होंगे ना। जब पूर्व विधायक राजकुमार जी लड़ाई लड़ रहे थे तो तमाम पार्षद उनके साथ थे। तो कहीं ना कहीं सबके हित तो यहाँ जुड़े हुए थे ना, चाहे वो वोट बैंक के हित जुड़े हुए हों, चाहे यहाँ अन्य हित जुड़े हुए हों। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेक्सस है ये अवैध को वैध करने का, उसके बाद मकान बना के बेच देने का। तो मुझे लगता है कि इस पूरे खेल का जो है, जब तक हम तह तक नहीं जाएंगे, पड़ताल नहीं करेंगे कि आखिर ये कहाँ के, जैसे अभी आपने रवि जी एक देखा होगा, कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए थे। जब उन्होंने कुछ डीएम को नोटिस भी भेजा कि यहाँ उत्तराखंड के जो मदरसे हैं वहां पर बिहार उत्तर प्रदेश से लाकर बच्चे पढ़ रहे हैं, कई तो बच्चे हिंदू निकल गए उसमें। तो ये कैसे आ गया, क्या आ गया, कौन काम कर रहा है इस सबके पीछे? सबसे पहले तो जितना अतिक्रमण हुआ है उन सबका जो है वेरिफिकेशन होना चाहिए कि ये लोग कहां से आए हैं, क्या ये उत्तराखंड के ही लोग हैं या उत्तराखंड के बाहर के लोग हैं, कहां के रहने वाले हैं। सरकार को व्यापक चलाना चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि दूसरा बनफूलपुरा ना बसे, इस तरह की कार्रवाई ना हो, तो स्टैंड तो लेना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री जी अपने आप को धाकड़ धामी कहते हैं तो करके दिखाना पड़ेगा। इन सबको चीजें बारीकी से काम करना पड़ेगा, पूरा अपने सूचना इकाई को लगाना पड़ेगा कि कौन लोग हैं, कहां से आए और इसके पीछे उत्तराखंड के कौन लोग हैं या बाहर के कौन लोग हैं जो इन जमीनों पर कब्जा करवा रहे हैं और ये लोगों को यहाँ पर बसा रहे हैं। तो देखिए, कार्रवाई व्यापक स्तर पर होनी चाहिए। जब तक हम एक मिसाल कायम नहीं करेंगे तब तक ये कब्जे होते रहेंगे। बिल्कुल सही बोला अभी कि हम साल दर साल फिर ये डिबेट करते रहेंगे। शायद ये इन कब्जों के बाद फिर एक अगली बार डिबेट होगी कि कितनी बस्तियां उजड़ी, फिर कितनी नई बस गई। अगर हम चाहते हैं कि ये अवैध रिस्पना का किनारा या बिंदाल का किनारा या तमाम जो प्रदेश के इलाके जहां जहां अतिक्रमण मुक्त अगर करने हैं, तो एक ठोस कार्रवाई करनी होगी। हमें एक ऐसी टास्क फोर्स बनानी होगी जो ग्राउंड जीरो पर काम करे, उन लोगों को भी खोज के निकाले जो पूरा माफिया इसके पीछे सक्रिय है। ठीक बात है, बिल्कुल अवधेश जी, आपने ठीक कहा कि एक टास्क फोर्स हमारे पास ऐसी भी होनी चाहिए कि अतिक्रमण कहाँ पर दोबारा हो रहा है। क्योंकि देखिए, बड़ी हैरानी की बात है 2016 में 8 से 10 लाख की जो संख्या थी जिसको चिन्हित किया गया, मकानों को चिन्हित किया गया, उसके बाद फिर अतिक्रमण हो गया और वही अतिक्रमण है जिनको आज तोड़ा जा रहा है। क्योंकि अभी नगर निगम तक ही बात सीमित है। नवीन जी, अगर बात एमडीडीए पर आएगी तो ये एरिया और बढ़ेगा, सिंचाई विभाग पर आएगी तो फिर और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन वहाँ तक आएगी, रुक तो नहीं जाएगी। देखिए रवि जी, हमने कहा कि जो विजनरी सरकार इस वक्त उत्तराखंड में है, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, वो एक बहुत बड़ा विजन उत्तराखंड के विकसित उत्तराखंड के विजन को लेकर चल रही है और 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें कार्रवाई हो रही है, काम हो रहा है। और आप देख सकते हैं, मैंने बार बार कहा कि 2013 में जब केदारनाथ आपदा आई थी, बहुत सारे लोगों ने अपने विचार दिए, बहुत सारे दलों ने अपने विचार रखे, लेकिन काम किसी ने नहीं किया, कार्रवाई वहीं पर रही। और हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं अगर खास तौर पर बात करूं, तो उन्होंने पूरे उत्तराखंड में जहां जहां आपदाग्रस्त क्षेत्र है, जहां पर आपदा
होने की संभावना है, वहाँ पर सभी जगह कार्रवाई की है और सभी से रिक्वेस्ट करके, सभी से प्रार्थना करके उन जगहों को खाली कराया है ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके। आज भी अगर रिस्पना नदी के बीच में अगर किसी ने अपना घर बनाया है तो उसमें भी भविष्य में कभी भी बाढ़ आ सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही है, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। तो गरीब को भी बचाना है, ऐसे नहीं कि उनको उजाड़ रहे हैं। इसलिए तो सरकार अध्यादेश लेके आई थी कि 2016 तक अध्यादेश, तो सरकार की भी अपनी लिमिट है कहीं ना कहीं लोगों को बचाने की कितनी। नहीं तो अगर यहाँ पर छूट दी जाएगी तो पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आएंगे अपने आशियाने की तलाश में। हाँ, मुझे तो लगता है नवीन जी, मतलब मेरा पर्सनली तौर पर ये मानना है, शायद हो सकता है मैं सही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पर थे, अध्यादेश लाए, उसके बीच में तो वक्त था कि देखते, और ये जो लोग हैं इनका ये देखते कि क्या इनका पूरे भारत में कहीं पर दूसरा मकान है या नहीं है। अगर नहीं है तो इनको आप प्रधानमंत्री आवास योजना आपकी बहुत अच्छी चल रही है, दे देते। अगर आज आप इनको यहाँ से भगाते तो ये कहते ठीक है हम तो जा रहे हैं, एक अच्छा मकान हमको मिल गया। तो ये सर्वे भी नहीं हो पाया। दूसरा, जिनका था उनको नहीं देते, उनको कहते वहां रहिए, आपके पास तो है, ये नदी किनारे क्यों अतिक्रमण कर रहे हो। रवि जी, बहुत सारी चीज़ें सरकार ने की हैं और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी शायद मीडिया में भी नहीं है और जनता को भी नहीं है। सरकार ने हर तरह से, हर पहलू से सोच समझ के काम किया है और हमारी सरकार है जो गरीबों को बसाने का काम करती है, गरीबों को छत देने का काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा सपना प्रधानमंत्री आवास का लिया है और करोड़ों आवास बांटे हैं, तो लोग सभी अप्लाई उसमें कर सकते हैं, सभी के लिए है वो योजना। ये नहीं कि उत्तराखंड रिस्पना नदी या दूसरे नदियों के किनारे बसे लोगों के लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष के लिए योजना है और सभी लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने योजना कर दी, लोगों ने उसका लाभ भी लिया, लेकिन कुछ लोग उससे वंचित हो गए तो दोबारा वो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन हमारा सवाल फिर वही है कि क्या अवैध निर्माण पर, पूरे देश की बात कर रहा हूं और पूरे विश्व में हमें सब जगह घूमने का मौका भी मिला, किसी भी संविधान में नहीं लिखा कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अवैध निर्माण पर मुआवजा मिलना चाहिए, अवैध निर्माण, अवैध जहां पर है वो अवैध है, उसको परिभाषित पहले से किया जा चुका है। अवैध मतलब अवैध है तो उसको उसी हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। ये कार्रवाई जो हो रही है और ये कार्रवाई आप देखेंगे लगातार बढ़ेगी और सब पर, इसमें जो ये नहीं कि कोई अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाएगा। कार्रवाई जहां पर होनी है वो चरणबद्ध तरीके से अपनी कार्रवाई होती रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ये मान लिया है कि उत्तराखंड के शहीदों का सपना साकार करना है। जिस उत्तराखंड का सपना उन्होंने देखा था उस सपने को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सर्वोपरि है, राज्य का हित सर्वोपरि है, राज्य की जनता सर्वोपरि है। इसलिए अतिक्रमण वाला मुद्दा या डेमोग्राफी चेंज करने वाला मुद्दा, आतंकवाद हो, चाहे यहां पर कोई बदमाशी या किसी प्रकार से उत्तराखंड में जो हलचल मचाएगा उस पर कार्रवाई होगी, ये मुख्यमंत्री जी का साफ है। लेकिन मेरी फिर भी जनता से, पूरी उत्तराखंड की जनता से निवेदन है कि सरकार केवल अकेले काम नहीं कर सकती है, सरकार और अत्यधिक काम करे और अच्छा काम करे, आपके लिए, आगे के लिए काम करे। इसलिए हर एक नागरिक को उस सूचना तंत्र का हिस्सा बनना पड़ेगा जहां पर अवैध निर्माण हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की आंख और नाक कान सब जो है जनता है और जनता से ही फीडबैक आ रहा है। ये तो अच्छी बात है कि अगर कहीं पर होता है तो लोग बात रखें अपनी, बिल्कुल, ताकि ऐसा ना हो। मैं कह रहा हूं हम खुद अपने लिए जिम्मेदार हैं, हम अपने आसपास देख रहे हैं तो उसकी कंप्लेंट करें, उसको मुकम्मल करें वहां पर, समय अनुसार कार्रवाई हो। फाइनल कमेंट ले रहा हूं अमरिंदर विज जी, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा का ये दावा है कि ये कार्रवाई रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी, अवैध जो है वो अवैध है। देखिए, फिर मुझे लगता है कि फिर ये अध्यादेश लाने की आवश्यकता थी नहीं, जिसका आप विस्तार कर रहे हैं। दो बार आप विस्तार कर चुके हैं और फिर जब एक बार आपने कार्रवाई शुरू की तो फिर जो अध्यादेश के तहत जो पुराने कब्जे हैं उसको फिर उसके लिए अलग से जेसीबी मंगाने की फिर क्यों आवश्यकता है। नवीन जी यहाँ पर अलग बात कह रहे हैं और आप शहरी विकास मंत्री का आज का ही आप स्टेटमेंट देख लीजिए। शहरी विकास मंत्री कह रहे हैं कि वो अध्यादेश को बढ़ाने की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रमित कर रही है ना। और अब आप बताइए कि ये तो सर के बल उल्टे होने जैसी बात है। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रभावी है, आप सुनिए, प्रभावी है ना, प्रभावी है, अक्टूबर तक प्रभावी। मैं कह रहा हूँ ना, वो प्रभावी है, अक्टूबर तक अध्यादेश प्रभावी है, उन पर तो कोई कार्रवाई अभी मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अक्टूबर तक, तो आप कांग्रेस कर रही हैं, अक्टूबर तक उसकी समय सीमा है। लेकिन फिर अक्टूबर में उसको तोड़ने की क्या आवश्यकता है? अगर आपने ये तय कर लिया आपकी सरकार ने, तो क्या उसको मई में नहीं तोड़ा जा सकता है? भाई ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि आपको अक्टूबर का इंतजार करना है, उसको अभी भी तोड़ा जा सकता है। तो ये अक्टूबर तक तो अध्यादेश है ना सर, उस पे नहीं, अध्यादेश उसके बीच तक है ना, आप उसके बीच में कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अध्यादेश लागू है तो आपको उसके बाद उस पर करना है, ऐसा नहीं है। ठीक बात। तो अभी आप उस पर करते तो आप उस पर क्यों नहीं कर रहे? आप जो है अभी क्या कर 2016 क्या कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? वो ये कह रहे हैं कि फाइनल कमेंट आपका है, लेकिन थोड़ा विस्तार से यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि जिन अवैध कब्जों को लेकर के एनजीटी ने जिनको हटाने के लिए कहा है, उनको लेकर के आपकी सरकार अध्यादेश
2018 में ला चुकी है, बिल्कुल फिर उसके बाद जो है 2021 में आप उसको फिर ले आए जी। अब आपने ये तय किया सरकार ने कि ये कब्जे सारे हटाने हैं। देखिए तो मैं यदि- मैं नहीं, मैं नहीं, समझ नहीं, आपकी मैं बात- यहीं पे कह रहा मैं हूं यहाँ ना। पे कह रहा हूँ कि आपकी ये- बात क्लियर नहीं है, लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सरकार की सामर्थ्य में जितने लोगों को पुनर्वास करने की सामर्थ्य है सरकार के, उसको पूरी तरह से ईमानदारी से सरकार ने बचाने का प्रयास किया। ठीक है, इसलिए अध्यादेश बिजी लेके आई कंप्लीट है। कीजिए आप। इसलिए अध्यादेश आई। एक लिमिट होती है किसी चीज की, और लिमिट से ज्यादा तो नहीं, कहने का मतलब ये है कि आप उसमें तो कुछ सरकार तो लोगों को चाहती है, बचाना- आप सरकार ये चाहते सबको हैं, घर देना सरकार चाहती है, ये लेकिन चाहती है सरकार कि की उसमें भी एक बचाना लिमिट है। चाह रहे हैं अभी आप जो कुछ कार्रवाई लोगों हो रही है वो 2016 के बाद वालों को। पर बात की कार्रवाई हो रही है हाँ। तो ये कब्जे तो इन्होंने कराई है ये। हाँ, ठीक है, ना? सरकार तो 17 उससे से पहले- मैं पहले फिर वही की कर रहा हूँ, मैं ये ये कह कह रहा रहा हूँ हूँ कि 525 फिर- हैं, आप अपनी बताइए, ठीक है, नवीन। पूरे 500 देश में बताइए। नहीं, ये तो इंदिरा 525 उसके कॉलोनी, बाद राजीव के। कॉलोनी, एक मिनट, संजय नवीन जी, कॉलोनी, समय कम है। सारी कॉलोनी तो आपकी समय बसी कम, में- अमेंद्र जी को बोलने दीजिए। किसके नाम से बसी कॉलोनी है यहाँ पे बताइए। अमेंद्र तो क्या जी को गलत बोलने है? दीजिए। क्या नवीन इंदिरा जी। कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, अवैध क्या वो किसने जो बताया? बची हुई है, वो गलत ठीक है? है। किसने बताया क्या वो अवैध? अवैध है? किसने बताया? नहीं नहीं, आप अवैध बता रहे हो किसने उनको? बताया अवैध? आप कहिए आपने- कि इंदिरा कॉलोनी, आप कहिए इस कौन से? चैनल पर इस कि पूरे देश में कि ये सुनिएगा। राजीव नगर गलत बसा हुआ है। यार, बोलिए मैं आप, उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, आप मैं पूरे- बोलिए, पूरे- आप पूरे बोलिए भारतवर्ष कि की इंदिरा बात कर रहा कॉलोनी हूं। गलत मैं बसी है। दिल्ली की बात कर रहा हूं। आप बोलिए ना। दिल्ली की बात कर रहा हूं। अरे, आप ठीक दिल्ली ठीक है, की सर सारी समय नहीं बिल्कुल है, आप समय नहीं है, यहाँ दो पे लोगों देश से मुझे की सारी फाइनल कमेंट बिल्कुल लेना है। नहीं। आपके नेताओं ने कब्जा नहीं, नहीं, करवाया। समय नहीं है। मैं आपकी गलत है। सरकार की बात कर समय रहा नहीं हूं है। कि आपकी सरकार की परिपाटी क्या है, दोनों ही आपके पार्टियों- नेताओं की परिपाटी क्या है, दोनों पार्टियों आप की उसको बराबर समझिए। भागीदारी है, इस सर। देश के नवीन जी। अवैज्ञानिक विकास की जड़ कांग्रेस है। दोनों आप अमेंद्र यहाँ जी पर होटल अवैज्ञानिक नवीन जी, विकास की अमेंद्र जी जो अवैज्ञानिक विकास हुआ है, नवीन जी, आप यहाँ उसकी जड़ कांग्रेस है। नवीन जी, कांग्रेस है, आप में हिम्मत नहीं है। नवीन जी, 525 अमेंद्र जी, आप- आप यहाँ करवा दिए। नवीन जी, ठीक है, प्लीज, प्लीज, देश को प्लीज, जब विकसित भारत बनाएंगे तो प्लीज, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बना सकते आप ये हैं, नसीहत और इस दे उत्तराखंड को नवीन जी, प्लीज। अगर विकसित उत्तराखंड बना सकते हैं, नवीन जी, तो प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री जी बना सकते हैं। आपके पास आप विजन नहीं ये है। बताइए, नवीन जी, आपके पास प्लीज। कोई आप विजन ये नहीं है। बताइए कि विजन लेस है। नवीन जी, प्लीज। विजन लेस है, अगर आप और बताना अवैज्ञानिक चाहते हैं तो विकास आप के लिए जज पर कुख्यात है जज क्यों ला कांग्रेस। रहे हैं? अवैज्ञानिक विकास के लिए ठीक है, देश के शांति प्रसाद भट्ट जी, सर समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, सर नहीं बढ़ पाएंगे। जमीनों पर कब्जा धन्यवाद करने के लिए अमेंद्र जी, सब देखिए चुप हो गए। पार्टियां नवीन जी प्लीज, शांति प्रसाद भट्ट जी फाइनल कमेंट शॉर्ट में दीजिएगा प्लीज। बस सिर्फ इतना ही कहेंगे कि खुद ही बसाते हैं, खुद ही उजाड़ते हैं। आखिर लोकतंत्र में ऐसा कब तक चलेगा और कब तक उत्तराखंडियत को खतरा ऐसे करते रहोगे? हमारा यह कहना है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने उत्तराखंड के साथ अन्याय किया। ठीक है, अवधेश नौटियाल जी, अब जो भाजपा का दावा है उस पर फाइनल कमेंट शॉर्ट में आपका चाहिए कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। भाजपा का ये कहना है पूरी कार्रवाई होगी, सिर्फ गरीबों पर नहीं होगी। अवधेश जी। देखिए, बिल्कुल अगर इस तरह का अगर आश्वासन भाजपा दे रही तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि लगभग 20 साल मुझे भी रिपोर्टिंग करते हुए हो गए और करीब से उत्तराखंड की सियासत और तमाम चीजों को करीब से देखा है। देखिए, ये केवल एक सियासी पहलू है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि एक सरकार आती है 2016 तक के अतिक्रमण को वैध कर देती है और 2016 के बाद जो अवैध अतिक्रमण तो अतिक्रमण होता है वो किस तरह से वैध हो सकता है, ये आज तक मैं नहीं समझ पाया। सरकारी जमीनों पर लगातार कब्जे हो रहे हैं। अगर आप डाटा निकालेंगे तो राज्य गठन से पहले कम हुए जब हम यूपी का हिस्सा थे, और राज्य गठन के बाद वो ज्यादा कब्जे हुए। बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस पर एक ठोस पहल की जानी चाहिए। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से लगे हैं और तमाम सारे हमने चुनाव में तमाम ठीक उनके है, अवधेश जी। वक्तव्य और भाषण सुने हैं, जी। तो उम्मीद है कि शायद कुछ अच्छा होगा। ठीक है अवधेश नौटियाल जी, नवीन पिरसाली जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, अमिंदर बिष्ट जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपनी अपनी बात रखी। मुद्दा काफ़ी गंभीर है, अभी लगातार कार्रवाई चल रही है, थोड़ा सा इंतजार ही करना होगा कि जो सरकार का ये कहना है कि स्टेप तो लेना ही है, लेकिन ये स्टेप कहाँ तक लिया जाएगा, क्या वाकई में जो अवैध हैं उनको हटा दिया जाएगा, ये एक देखने वाली बात होगी। इसके लिए विपक्ष को भी और हम सबको भी थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।